नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं अब मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया। सरकार की ओर से कहा गया है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है और इस कानून के तहत गैर जिम्मेदार तरीके से किसी सूचना को शेयर करना, पीड़ितों और गवाहों के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो वहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं अभी से नहीं बल्कि काफी समय से देखने को मिलती रही हैं। इसको लेकर सियासत भी कई बार देखने को मिली है और इसे मुद्दा बनाकर भी कई बार उछाला गया है। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार जारी हैं और कई ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर घटनाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। तो वहीं आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर बी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर साथी, और दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर। धन्यवाद। तो डॉक्टर आर बी उपाध्याय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये घटनाएं हैं, चुनाव आते ही रैलियां, भाषण, लोकार्पण, ये सब आम बात हो गई है, लेकिन हिंसात्मक घटनाएं, जातिगत टिप्पणियां, अब ये भी आम बात होती जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जातीय हिंसा या मॉब लिंचिंग जो भी होता है, दंगे होते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है पल्लवी। बिना राजनीति के संभव नहीं। और देखिए, अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। और वहीं कश्मीर में आप देखेंगे, कश्मीरी पंडितों के साथ, यानी पूरी एक कम्युनिटी के साथ कुछ होता है, तो उसको क्या नाम दिया जाए वो अभी तक डिफाइन नहीं है और न उसको अभी तक कोई न्याय मिल पाया है। ये इलेक्शन में देखिए मुद्दे होते हैं और इस पर एक वोटों का ध्रुवीकरण होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे मॉब लिंचिंग, हिंदुत्व, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, उसके बाद फिर मथुरा, ये जो सब नाम आते हैं, ये क्यों आते हैं? मुझे तो कई बार ये प्रश्न उठता है। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो इलेक्शन विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। इलेक्शन जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। इलेक्शन शुरू जरूर होता है विकास के नाम पर, लेकिन आप देखेंगे जितने भी इलेक्शन है, आखिर में आते आते वो सब जाति पर, धर्म पर और राष्ट्र पर या पाकिस्तान और जिन्ना पर जाके टिक जाते। ये चिंता का विषय है। देखिए, जो जनता है वो अपने सरोकार से मतलब रखना चाहती है। चलिए दिलीप जी, आप किस उपाध्याय जी, आप पे लौटेंगे। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में हाल ही में एक घटना हुई है, अचानक से एक बेअदबी का मामला सामने आ जाता है, एक नेता जाति विशेष को लेकर टिप्पणी कर देता है। आप किस तरीके से देखते हैं इन घटनाओं को? ये आम बात है, जब चुनाव का माहौल होता है और धार्मिक छींटा कसी एक दूसरे पे करी जाती है, उसका एक उद्देश्य होता है। ये कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं होता है कि अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, अचानक से किसी ने किसी को कह दिया। बाकायदा प्लान्ड होता है, क्योंकि वो धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट का पोलराइजेशन होता है। वो किसी के द्वारा किया जा सकता है, कोई भी करता है। इसके लिए मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन ये हर समुदाय कोशिश करता है और ये समुदाय प्रेरित होता है नेताओं से। मतलब ये नेता इस बात की प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से हम ये करेंगे, इस तरीके से हम ये करेंगे, फिर ये भावनाएं भड़केंगे, फिर ये दंगे भड़केंगे, उससे हमें वोट का पोलराइजेशन होगा। ये राजनीति का बड़ा ही घिनौना स्वरूप है, लेकिन ये सत्य है। और ये हमको बदलते वक्त के साथ साथ जैसे राजनीति में भी कई बदलाव होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अब तक चली आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी अब बदलाव की जरूरत है? जनता विकास चाहती है, जातिगत मुद्दे नहीं। पल्लवी जी, राजनीति में बदलाव होते हैं, लेकिन राजनीति करने वालों का जो इंटेंशन होता है ना, उसमें बदलाव नहीं होता है। ये बदलाव अगर कोई लेकर के आ सकता है तो राजनेता नहीं लाएगा। ये बदलाव जनता को लाना है। यहाँ पर जनता को अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना है कि उसको इस तरीके की जो भावनाएं बताई जा रही है उस पर ध्यान देना है कि नहीं देना है, जातिगत विषयों पर बात करनी है कि नहीं करनी है, जातिगत चीजों पर ध्यान देना है कि नहीं देना है। लेकिन ये जातिगत चीजें ऐसे खत्म नहीं होंगी। इसका रूट, अभी आपने कहा ना कि वहां पर एक कानून बनाया गया है। इस देश में बहुत सारी विसंगतियां इसीलिए हैं कि हमारे देश में कानूनों की अधिकता बहुत ज्यादा है।
हम इस कानून पे भी नए आएंगे, सब्जेक्ट पर नया एक कानून सवाल बना और दिया यहाँ पर जाता है। यह है कि अगर खुद जो नेता हैं, जो विधायक हैं, आपने भी सुना हाल ही में कई ऐसे विवादित बयान दिए गए, जब वो लोग ही इस तरह के बयान देंगे तो फिर जनता पर क्या संदेश जाएगा? पल्लवी जी ने कहा ना, बयान सुनता कौन है और बयान पे रिएक्ट कौन करता है? जनता करती है, नेता नहीं करता। नेता सिर्फ बयान देता है और बयान देने के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति इस देश की जनता करती है। जनता इन बातों को समझती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बातों पर रिएक्ट करती है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है कि उसको अब इन धार्मिक भावनाओं में पढ़ करके इस देश को पीछे ले जाना चाहिए, या जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, जो साइंटिफिक युग का डेवलपमेंट है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, जो मेडिकल डेवलपमेंट है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने नेता से ये पूछना शुरू करें, लेकिन इसके लिए जनता को बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जनता को पहले तो जातिगत जो स्कीमें होती हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जातिगत रिजर्वेशन होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जातिगत प्रकोष्ठों से जो लोगों को पद मिला हुआ है उस पद पे बैठ के वो संवैधानिक लाभों को एंजॉय करते हैं, वो एंजॉयमेंट छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने के लिए जनता तैयार नहीं है। तो जब जनता तैयार नहीं है तो जनता को इस तरह की चीजें भुगतनी पड़ेंगी। जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जिस तरीके से अब नेता और विधायक ही जब इस तरह के असंवेदनशील बयान देंगे बलात्कार को लेकर, जातिगत टिप्पणियों को लेकर, तो फिर जनता पर क्या कुछ संदेश जाएगा? अराजकता जो फैलाते हैं, जो तत्व हैं समाज में मौजूद हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा इससे? देखिए, अराजक तत्व हों या अपराधी तत्व हों, वो भी बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संरक्षण उन सबको भी प्राप्त होता है और वो किसी राजनीतिक दल का या राजनेता का कहीं ना कहीं जो एक लाइन होती है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा प्रश्न रहा, देखिए, ये टिकट बंटवारे से ही शुरू हो जाता है पल्लवी। जब टिकट बढ़ते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां, भाई इस क्षेत्र में इस जाति का बाहुल्य है तो इस जाति को टिकट देना है, इस धर्म के लोग रहते हैं तो इस धर्म के लोगों को ही टिकट देना है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि भी जातिगत, देखिए जाति की जो संरचना है वो इतनी रच बस गई है कि टिकट बंटवारे से लेके जीत का जो एक पैरामीटर है वो भी जाति और धर्म की राजनीति हो गई। अब देखिए, जनता के पास विकल्प क्या होता है? जनता के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होता है। किसी धर्म को, ए को, बी को, सी को आपने, चाहे वो दागी है चाहे वो अपराधी है, उसको टिकट देते हैं। एक ने बड़े अपराधी को दे दिया, एक ने छोटे अपराधी को दे दिया। अब जनता के पास विकल्प इतना है कि वो बड़े अपराधी को चुने या छोटे अपराधी को चुने। उसका जब क्योंकि विवादित बयानों की जहां तक बात है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर कोई ऐसा विवादित बयान या टिप्पणी ना की गई हो। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भी डिप्टी सीएम पर ही अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया, साथ ही और जितन राम मांझी की तरफ से भी पंडितों पर विवादित टिप्पणी कर दी गई। चुनावी माहौल में और इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे भी माहौल बिगड़ता है। देखिए, चुनावी माहौल में चुनावी परिदृश्य बदल जाता है। एक बयान से ही आप देखेंगे कि पूरा जो चुनाव का ताना बाना है वो बदल जाता है। तो बिल्कुल जनता को जागरूक रहना चाहिए और जनता जब इन सब झांसों में नहीं आएगी, इन पर रिएक्ट नहीं करेगी, इन पर वोट नहीं करेगी, तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे और राजनेता मजबूर हो जाएंगे कि वो जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करें। विकास नारे में जरूर होता है, अगर एक्चुअल में विकास हो और पॉलिटिकल पार्टियों को अपने काम के ऊपर भरोसा हो तो फिर उन्हें ये इस तरह के बयान देने की और इस तरह की राजनीति करने की जरूरत न पड़े। उपाध्याय जी, जैसे कि आपने नारों का जिक्र किया, एक और नारा भी हाल ही में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में अब हल्के और आपत्तिजनक बयान देना सामान्य हो चुका है, क्योंकि नेता विधायक ही बयान दे देते हैं तो फिर माफी मांग लेते हैं और ऐसे में बात आई गई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अब नारों की जगह एक्चुअल मुद्दों पर बात करने की जरूरत है? महिलाओं को सशक्त करने का सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उन्हें वो स्वतंत्रता भी देनी चाहिए कि वो खुद के फैसले ले। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। देखिए, दिक्कत यही है कि हम नारों पर वोट करते हैं, यथार्थ नहीं देखते कि यथार्थ क्या है। मान लीजिए महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आप देखेंगे कि भी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां कितने % महिलाएं हैं और कितना महिलाओं का वहां पर सशक्तिकरण हुआ है।
तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल प्रियंका ने जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर और महिलाओं को जागृत किया है, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक वोट बैंक की तलाश है। उसके पास पहले होता था सवर्ण हैं और मुस्लिम हैं, ये सब वोट करते थे और सत्ता मिल जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक अब उसका अपना नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए और बनाने के लिए एक अच्छा, देखिए जो महिला है देश की आधी आबादी है, अगर आधी आबादी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करती है तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती है और मजबूत बनती है। तो कांग्रेस की जो पहल है वो इसी दिशा में एक पहल है और उस पहल के परिणाम आएंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी। क्यों, देखिए मॉडल किसी के पास नहीं है। अगर आप मॉडल प्रस्तुत करें, यही मॉडल जो आप कांग्रेस लेके आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में एप्लीकेबल होता और वहां ऐसा हो गया होता और हो रहा होता तो आप कह सकते थे देखिए हमने राजस्थान में जिस तरीके से किया उस तरीके से उत्तर प्रदेश में करेंगे। पिछले इलेक्शन में देखा होगा आपने कि भी गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल के ऊपर वोट मांगा गया और कहा गया कि जिस तरह गुजरात का विकास हुआ है उस तरीके से पूरे देश का विकास होगा। ये बात अलग है कि दूसरे इलेक्शन में गुजरात मॉडल दम तोड़ गया और कहीं उसके ऊपर कोई वोट नहीं मांगा गया। तो ये जो हम कहते हैं, जो कथनी और करनी का जो फर्क है वो जनता साफ देखती है। इलेक्शन के समय बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत सारे वायदे होंगे, बहुत सारे नए शब्द वाग दिखाए जाएंगे, लेकिन जनता के हालात वहीं के वहीं रहते हैं, जो एक चिंता का विषय होता है। चलिए उपाध्याय जी लौटेंगे आपके पास। दिलीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि स्लोगन तो कई बना दिए जाते हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन नारी सशक्तिकरण पर लेकर जो जरूरत है महिलाओं के खिलाफ अपराध पर ध्यान केंद्रित करने की, वो कहीं ना कहीं चूक जाती है। पल्लवी जी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है जी। महिला अपने आप में जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, वो कमजोर कैसे हो सकती है। महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को अवेयर करने की जरूरत है, महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। और महिला और पुरुष का जो बंधन दुनिया की नजर में बना हुआ है, उस बंधन को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए नजरिए का बड़ा फर्क होता है। वही बॉडी पार्ट्स हर महिला और हर पुरुष के अंदर होते हैं, लेकिन अगर मेरी बहन है तो मेरे देखने का नजरिया बदल जाएगा और किसी और की बहन है तो देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो पुरुषों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ अगर मैं कानून युग की बात करूं तो जो महिलाओं को लेकर के कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को महिलाओं को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन कानूनों के अंतर्गत जो कोर्ट की प्रोसीजर्स होते हैं की जरूरत है। डिस्पोजल, अर्ली डिस्पोजल जिसको कहा जाता है। इस देश में लोग अपराध करने से इसीलिए नहीं डरते हैं कि यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत टाइम टेकिंग है। आज केस लगेगा तो 20 साल बाद डिसाइड होगा, 10 साल बाद डिसाइड होगा। तो ये जो समय है ना, ये कानून का डर लोगों के दिमाग से निकाल देता है। तो महिलाओं को अगर सशक्त करने की बात कहते हैं तो महिलाओं को सशक्त करने के बजाय शिक्षित करिए, अवेयर करिए, कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तेज करिए और उनको हर क्षेत्र में काम करने दीजिए। आपने महिलाओं के शादी के लिए डेट बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, क्योंकि अब महिलाओं को पढ़ना है। लड़कियां अपने पंख खोल के उड़ना चाहती है तो उन्हें उड़ने देना चाहिए। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं नहीं है? आर्मी में महिला है, रेल महिला चला रही है, गाड़ी महिला चला रही है, प्लेन महिला उड़ा रही है, पुलिस में महिलाएं हैं। तो आप कैसे कह सकती कि महिला सशक्त नहीं है? ये सब इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अभी भी नहीं रुके हैं। अभी भी अगर प्रतिशत देखा जाए तो बड़ा ही। पुरुषों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, पुरुषों को डराने की जरूरत है। महिलाओं को सशक्त मत करिए, पुरुषों को डराइए। पुरुष कैसे डरेंगे? पुरुष ऐसे डरेंगे, तो आप देखिए क्षिक्षा में पहले मॉरल साइंस की कहानी एक सब्जेक्ट होता था, खत्म हो गया। इंग्लिश एजुकेशन ने उस मॉरल साइंस को खत्म कर दिया। देखिए अगर आप सांसारिक बात करेंगे तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ नीचे जा रहे हैं, मॉरल्स में नीचे चले जा रहे हैं। हमें अच्छी बातें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, मॉरल साइंस अब नहीं पढ़ाया जाता है। आप मॉरल साइंस की क्लासेस को इंट्रोड्यूस करिए, वो वैल्यूज पढ़ाइए जो भारतीय संस्कृति में हैं, ये पढ़ाए जाने की जरूरत है। महिलाओं को सशक्त क्या करना है? क्या सशक्त कर लेंगी आप महिलाओं को? कानूनी तो बना देंगे, कानून तो ऑलरेडी 25 तो बने हुए हैं और आज से नहीं बने हुए हैं, पता नहीं कब से बने हुए हैं, 36 से बने हुए हैं। तो क्या हो गया?
आपने नारी शक्ति को लेकर के इतना सारा प्रोग्राम कर दिया, मिशन शक्ति चला दिया, उससे क्या हो गया? इतने सारे पिंक बूथ बना दिए, पिंक बसें चल रही हैं, सब कुछ तो हो रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि महिला सशक्तिकरण की बातें जो हो रही है वो खोखली है। आप इसको धरातल पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, और नहीं लेके आ पा रहे तो क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? ये बातें आपको तब क्यों ध्यान आती है, महिला सशक्तिकरण की बात तब क्यों आती है जब इलेक्शन होते हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% का रिजर्वेशन दूंगी। ये बातें इनको पहले क्यों नहीं आ रही? चुनाव से पहले उनको महिलाओं की चिंता नहीं थी, चुनाव आते ही महिलाओं की चिंता शुरू हो गई। पर दिलीप जी, उस हिसाब से तो सीएम योगी की कैबिनेट में भी महिलाओं की जो संख्या है शून्य है। सीएम योगी की कैबिनेट की ही अगर बात कर ली जाए, और महिलाओं को लेकर जिस तरह से इस बार चुनाव केंद्रित हो रहा है महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं की आबादी जो है काफी अहम रोल यहाँ पर प्ले कर सकती है। हाँ, करनी चाहिए। अब तो बहुत सारी ऐसी सीट है जहाँ महिला सीट है रिजर्व कर दी गई है, उसको करना चाहिए। हर जगह हर चीज रिजर्वेशन ऐसी जगह पर होने चाहिए। मैं इस रिजर्वेशन को बुरा नहीं मानता हूँ, जहाँ पर जरूरत की रिजर्वेशन हो वो होने चाहिए। महिलाओं को मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि मुझे सशक्तिकरण जैसी कोई चीज महिलाओं को करने की नजर आती नहीं है। अगर बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं, और सशक्तिकरण आपको दिख जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकारें, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनकी कंप्लायंस महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी करनी चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उस लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रही है। जो महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करती है, वो पार्टी खुद उस कानून का कंप्लायंस नहीं करती है। तो आप सोच लीजिए कि ये खाली चुनावी जुमले हैं, वास्तविकता से इनका कोई सरोकार नहीं है। चलिए उपाध्याय जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उपाध्याय जी, आप सुन रहे थे तो हमें यशवर्धन जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर हो जाए तो महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए पल्लवी, सोच बदलने की जरूरत है, मानसिकता बदलने की जरूरत है। जो पुरुष मानसिकता है, पुरुष प्रधान समाज की संरचना जिस तरीके से की गई है और वो पुरुषों ने की, तो उसको बदलने की जरूरत है। होता क्या है, देखिए परिवार एक प्राथमिक पाठशाला है पल्लवी। परिवार में ही जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बताया जाता है कि ये मेरी बहन है, तो किस तरह का व्यवहार करना है। वहीं जब माँ बाप या परिवार ये कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जब उसे ये नहीं बताया जाता कि बेटे वो पड़ोस की जो बेटी है वो भी तुम्हारी बहन है, तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे? जब प्राथमिक पाठशाला, देखिए पहले होता था, मैंने देखा है कि गांव में अगर किसी की बेटी ब्याही है तो उस गांव से जो रिश्ता है उस गांव के हर व्यक्ति का होता था। वो एक सामाजिक संरचना थी। वो सामाजिक संरचना ताना बाना कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। पर ये सोच कहीं ना कहीं बदलने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी, क्योंकि सत्ता में सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद योगी कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं मिली। कहीं ना कहीं इससे भी संदेश जाता है। कथनी और करनी का फर्क पल्लवी साफ नजर आता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, शोषण से मुक्ति दिलाने की बात करती हैं, लेकिन उनका जो ढांचा है, जो संरचना है, वो उस तरह की है कि वही शोषण होता है, वही नारी को अबला समझा जाता है, और वही नारी के प्रति जो उनकी सोच है वो नहीं बदली जाती है। तो समाज कैसे बदलेगा? समाज और जब ही बदलेगा जब आप ऊपर से ये मैसेज आएगा। मान लीजिए हम बात करते हैं, आप योगी कैबिनेट की बात करते हैं, क्या महिलाएं सशक्त नहीं है? क्यों नहीं जिम्मेदारी दी गई? और जब जिम्मेदारी आप देंगे नहीं तो प्रूव कैसे होगा? महिलाएं कैसे प्रूव करेंगी उन्हें जो जिम्मेदारियां दी नहीं जाएंगी? तो जिम्मेदारियां देनी होंगी, और जो आधी आबादी है उसको आप दरकिनार करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल यथार्थ है। यथार्थ से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को नारों से और ये जो दिखावा होता है इससे ऊपर उठकर महिलाओं कहीं ना कहीं यही एक काफी बड़ा रीजन हो जाता है, एक अहम कारण हो जाता है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में ही अगर बात ले ली जाए तो गोल्डन टेम्पल में जिस तरह की अराजकता और बेअदबी हुई, उस घटना के बाद शख्स को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। कपूरथला में भी गुरुद्वारे में कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बताया गया कि वो शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। पर राहुल गांधी ने जो कि जुमले दे रहे हैं, उन्हीं की सरकार है जो लड़कियों को लेकर जुमले दे रही है और बात करती है न्याय की। मॉब लिंचिंग को लेकर ट्वीट तो किया लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस चुप बैठ जाती है। देखिए, बहुत सारी जगह देखा गया है पल्लवी कि ये सब प्रायोजित होते हैं। इलेक्शन सर के ऊपर है, तभी बेअदबी की घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं जब इनका विश्लेषण किया जाता है तो इनके जो रूट्स में है, इनकी जड़ों में भी कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिक लोग होते हैं जो समय का फायदा उठाना चाहते हैं और समय पर इस तरह के कृत्य करते रहते हैं। और जहां तक मैंने देखा है, बात सब करते हैं, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात आ जाती है। सब पारदर्शिता की बात करते हैं लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का शोषण सभी पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी, कोई जिम्मेदारी नहीं देंगी। जहां आधी आबादी देश की है वहां आप देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां कितने मुख्यमंत्री बनाती हैं, कितने पीएम बनाती हैं, कितने। तो ये जो जिम्मेदारी न देने का जो नजरिया है, देखिए अगर मुझे कोई काम करने के लिए दिया ही नहीं जाएगा तो मैं कैसे प्रूव करूंगा। मान ली गाड़ी चलाने को आपको दी नहीं जाए तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि मैं अच्छी ड्राइवर हूँ। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, जनता इन सबको समझती है। और महिलाएं देखिए बिल्कुल सशक्त है, फिजिकली भी, मेंटली भी। और मैं समझता हूं कि महिलाओं से सशक्त संरचना, ईश्वरीय संरचना और दूसरी नहीं हो सकती। वो अपने परिवार को भी संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति को संभालती है, तो पूरे समाज को संभालती है। इतनी सारी जिम्मेदारियां जो पुरुष नहीं निभा सकता वो महिलाएं निभाती हैं। उसके बावजूद दुनिया नहीं बदलता है। आज भी हम उसे अबला कहते हैं, आज भी हम उसे कमजोर आंकते हैं। तो ये हमारी सोच है, हमें सोच बदलने की जरूरत है और अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जी चलिए दिलीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्म जाति के जो मुद्दे होते हैं उन पर कहीं ना कहीं बचती हैं कुछ भी बोलने से। जैसे पंजाब में जिस तरह की अराजकता हुई है और उस शख्स को पीट पीट कर हत्या कर दी गई उसकी, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया है। क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो बयान पे बयान आ रहे होते, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे होते। हम दूसरों की बुराई को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम आगे बढ़ते। इस व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधि है, जिसको इस देश की केंद्र की सत्ता दशकों तक संभालने को मिली, जिस पार्टी को, और इस देश में 50 हजारों विसंगतियां हैं, तो इन विसंगतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद जिस प्रदेश में आपकी सरकार है उस प्रदेश को आप परफेक्ट करके दिखा दीजिए, फिर आप दूसरे प्रदेशों में कोई इल्जाम उठाइए। आपके अपने प्रदेश में वही चीजें हो रही हैं जिन चीजों के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को गाली देते हैं, वहां उनकी कमियां गिनाते हैं, वही कमियां आपके अंदर भी हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कर दीजिए ना, और ये चीजें ठीक नहीं होंगी। देखिए यहाँ जनता की बहुत बड़ी सहभागिता है। मेरी ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम जनतंत्र हैं तो जनतंत्र में अगर कुछ बिगड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी जनता की भी है। हम क्यों जातिगत चीजों पर जाकर के वोट देते हैं, हम क्यों जातिगत नेता बनाते हैं, हम क्यों क्षेत्रगत बातें करते हैं, हम क्यों ओवरऑल बातें नहीं करते हैं, हम क्यों ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। हमें सिर्फ अपना फल खाने से क्यों मतलब है? हम वो पेड़ क्यों नहीं लगाना चाहते जिसमें ऐसे फल लगे जिसको हर व्यक्ति खा सके, उसकी छाया में हर व्यक्ति बैठे। तो हम जब तक सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तब तक हमको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जिस चीजों की बातें कानून की किताबों में लिखी हैं, जो संविधान में लिखी हैं, जो सरकारी आंकड़ों में लिखी जाती हैं, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। जी, तो वहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाने की बात कही है मॉब लिंचिंग को लेकर, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको पता बताऊं, इस देश में अगर कानूनों का उल्लंघन होता है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि कानूनों की अधिकता। इतने कानून बने हैं इस देश में कि खुद कानून मंत्री को नहीं पता होता है कि कितने एक्ट हैं उसके प्रदेश में। ये सत्यता बता, चैलेंज कर सकता हूँ, कोई कानून मंत्री अगर गिना दे कि उसके प्रदेश में कितने एक्ट समय एक्टिव हैं, कितने एक्ट चल रहे हैं, नहीं बता पाएगा। कोई मंत्री नहीं बता पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बता पाएगा। कानून बना देते हैं, बस कानून बना देते हैं, किताब छप जाती है, अदालतों में लग जाती है, वकीलों के चैम्बर में लग जाती है और काम खत्म हो गया उसका। और जब जरूरत पड़ती है तो उस कानून का इस्तेमाल किया जाता है अपने हित के लिए, किसी को फंसाने के लिए। न्याय के उद्देश्य से कानून अगर बनते तो अदालतों में इतनी सारी पेंडेंसीज क्यों होती, इतनी सारी वैकेंसीज क्यों खाली होती? अगर सरकार को बहुत ज्यादा न्याय की चिंता है वास्तव में
तो इतनी सारी जजेस की वैकेंसी खाली पड़ी है, हाई कोर्ट में इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी है, भरिए उनको। इतने सारे केसेस की पेंडेंसी डिस्पोजल कर दीजिए। आप नए कानून बना देते हैं, नए कमीशन बना देते हैं, नए फोरम खोल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है, केसेस का डिस्पोजल नहीं होता है। कौन कानून का मिसयूज कर रहा है आप वो भी नहीं देखते। आप बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आप वन साइडेड होते हैं, उसका मिसयूज होता है। बहुत सारे ऐसी महिलाओं को लेकर के कानून है, दहेज का लेकर कानून 50 मतलब हजारों मिसयूज किए गए हैं और दिलीप जी, समय की कमी है, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी उपाध्याय जी से। सर, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की जो बात की जा रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं उसे? उसकी समस्या का समाधान हो गया, कानून की समस्या का समाधान नहीं होता है पल्लवी, ये यथार्थ है। मान लीजिए इतने कानून है, क्या दहेज प्रथा कानून है तो क्या दहेज बंद हो गया? नहीं हुआ। अत्याचार के खिलाफ इतने कानून हैं, वो आजकल एक चलन हो गया है कि जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं कि हमने कानून बना दिया। अरे कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जनता को अवेयर करना होगा, जनता में जागृति लानी होगी, और जब जागृति आएगी, सोच बदलेगी, मानसिकता बदलेगी, तभी ये सारी चीजें रुकेंगी। क्या कारण है कि बहुत सारे कानून है उसके बाद भी अपराध होता है? तो अपराध रोकने के लिए अपराधी की मानसिकता जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक संभव नहीं है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि ठीक है, सरकार ने एक पहल की है, यही जागरूकता लाने के लिए करते, मानसिकता बदलने के लिए करते, तब कानून लाते हैं, तो तब वो सक्सेस होते हैं। ये नहीं है कभी सक्सेस नहीं हुई। इस देश में बाल विवाह था, सती प्रथा थी, सबके खिलाफ पहले सामाजिक जागृति पैदा हुई और सामाजिक जागृति के बाद कानून बना, तो आप देखेंगे उसके एक परिणाम भी सामने आते हैं। आजकल बिना समाज से पूछे, मान लीजिए कृषि कानून बने, किसानों से पूछा नहीं गया। आप कानून बना रहे हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ, लेकिन मॉब लिंचिंग जिनके साथ होती है उनसे, जो करते हैं उनसे आपने कोई मशवरा नहीं किया, तो वो कानून धरे रह जाते हैं। ऐसे कानूनों का औचित्य एक्चुअल में बिल्कुल समझ से परे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसके साथ ही दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ थे। आप दोनों गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सहम चर्चा पर। दर्शकों को बताना चाहेंगे, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर अब सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कानून पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार एक नया बिल लेकर आई है जिसके तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। अब ये कानून कितना कारगर साबित होता है और इसका मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।